दर्शकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आप सब जानते होंगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इतिहास की एक महत्वपूर्ण परिघटना है और तब से लेके आज तक बैंकिंग व्यवस्था ने एक लंबी यात्रा तय की है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। कैसे बैंकिंग ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर गहरा असर डाला है, उसको प्रभावित किया है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में ये व्यवस्था कहां तक प्रासंगिक है और कहां तक प्रभावी है, और ऐसे ही अनेक सवालों के साथ हम आज हाजिर हैं आपके समक्ष। और इससे जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं और सवालों के निराकरण हेतु आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक श्री रमेश ठाकुर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। ऐसे कई ज्वलंत सवाल हैं सर जो आम आदमी के भी जहन में सुलगते रहते हैं और वो भी उसका हल चाहते हैं। तो मैं इस क्रम में सबसे पहला सवाल आपसे यही ले रहा हूं कि आखिर बैंकों की क्या भागीदारी और भूमिका है, उनका क्या रोल है सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा और दशा निर्धारित करने में? आप हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद राहुल जी। बैंकिंग व्यवस्था शुरू हुई है, आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में बार्टर सिस्टम होता था, सामान के बदले में सामान जी। लेकिन उसका क्या रेट होगा, क्या गति होगी, वो मालूम नहीं पड़ता था। वहां से सामान के बदले में पैसा, पैसे के बदले में सामान, ये प्राचीन काल से शुरू हुआ। भारतवर्ष में जहां तक बैंकों का प्रश्न है, भारतवर्ष में ज्यादातर बैंक जो आज की डेट में 150 के करीब बैंक हैं, जिनमें 26 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और बाकी प्राइवेट बैंक हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनको जोड़ करके 156-57 के करीब बैंक हैं भारतवर्ष में जी। शुरू में जो बैंक शुरू हुए वो बड़े घरानों ने अपना अपना बैंक शुरू किया। जितने भी हम बैंकों के नाम सुनते हैं वो किसी ना किसी व्यावसायिक घराने ने शुरू किया हुआ है। पहले क्या होता था कि वो बैंक उसी घराने का या उसके इर्द गिर्द के लोगों की ही आर्थिक जरूरतों को पूरा करता था। 19 जुलाई 1969 को भारतवर्ष की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उनका एक ही उद्देश्य था, क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की तरफ हो जाना, मतलब जीवन के या भारतवर्ष के हर एक नागरिक तक बैंक पहुंचाना। इसी क्रम में बैंकों की बहुत ज्यादा फैलाव हुआ। रहे हुए 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से 14 जून 1980 को किया। इसी दौरान उन्होंने लीड बैंक स्कीम लाई, जिसका मतलब हर एक जिला किसी न किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जुड़ेगा और उस जिले का आर्थिक विकास हर पहलू में, कृषि का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो या सेवा का क्षेत्र हो, 3 मेन क्षेत्र हैं हमारी जो इकोनॉमी है उसके, इन सभी क्षेत्रों में उस बैंक का दायित्व था कि वो उस जिले की मतलब विकास की संभावनाओं को तलाशे और उसको आगे बढ़ाए। 1999 में, क्योंकि पहले जिले को आधार माना था, 1999 में भारत सरकार ने सर्विस एरिया अप्रोच लाई, जिसमें विलेज को आधार माना, गांव को आधार माना कि हर बैंक को, हर गांव को किसी बैंक से जोड़ा जाएगा। पहले एक जिले को बैंक से जोड़ा गया, फिर बैंक गांव को बैंक से जोड़ा गया। 1906-07 में भारत सरकार ने माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुपों को बना करके ये एक और गति लाई कि हर परिवार के साथ हम जुड़ें। अभी आपने सुना होगा 28 अगस्त 2014 को हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना आई, वो हर आदमी को बैंक से जोड़ने का वो कर रहे हैं और बैंक तब से लेकर अब तक बहुत तेजी की गति से आगे बढ़े हैं और हर समाज के हर वर्ग के पास, हर व्यक्ति के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने बहुत अच्छी चर्चा कर दी है जनधन योजना की। यह एक बहुत ही प्रासंगिक और ज्वलंत प्रश्न है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। तो कृपा कर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस जनधन योजना का लाभ इस समाज के आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा और इसको कामयाब बनाने में, इस मकसद को कामयाब बनाने में बैंकों ने कई कदम उठाए होंगे। देखिए राहुल जी, के आज से पहले भी हमने सुना होगा, हमारी पुरानी सरकार भी कह रही थी समेकित विकास।
मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जी। विकास एक प्रश्न के बीच में मैं आपको बोल रहा हूं कि किसी भी, जैसे भारतवर्ष की अगर आर्थिक विकास की दर से 8% होनी चाहिए, तो बैंक 24% पे बढ़ने चाहिए। बैंकों का जो बिजनेस है वो 2.5 से 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। अगर बैंकों का विकास 15% होगा तो आपका जो आर्थिक विकास दर है वो अपने आप ही उससे 33% या तकरीबन 40% पे रहेगी। तो दूसरी बात, बैंकों का जहां से हमने शुरू किया कि बैंकों का काम है हर वर्ग तक पहुंचना। पहले जो स्कीम जो मैंने पहले बताई आपको, उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना से पहले जो हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया था, उसमें 2000 तक की आबादी के ऊपर के गांव को हमने बैंकों से जोड़ा था। लेकिन तब हमने गांव एज ए यूनिट लिया था, जैसे हमने आपको बताया। ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसने परिवार एज ए यूनिट लिया है। अच्छा। कि हर एक परिवार के मुखिया का बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तब तक कहा जा रहा था कि 44% आबादी बैंक मतलब फॉर्मल बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़ी थी। ये 28 अगस्त के आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री महोदय जी ने इसको कहा कि 26 जनवरी तक, 28 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त को ये डिक्लेयर हुई थी स्कीम, 28 अगस्त को क्रियान्वित हुई और 26 जनवरी तक इसमें 7.5 करोड़ अकाउंट हमें खोलने थे। जिस मतलब जो हमारा बजट था या जो टारगेट था, इसको रिवाइज करके 10 करोड़ किया गया। लेकिन सब लोग ये सुन के बहुत खुश होंगे कि 15 जनवरी 2015 तक बैंकों ने 11.5 करोड़ अकाउंट खोल दिए थे। इतना उत्साह इस भारत की जनता पे और लोगों में और बैंक वालों के सहयोग से हमने इस काम को पूरा किया। अभी आपने जो कहा कि इससे क्या क्या लाभ होंगे, इसमें कुछ, जब ये स्कीम शुरू हुई तो इसमें कुछ चीजें जो हैं वो क्लियर नहीं थी। और होता तो सही है कि जब कोई काम करना है तो जब तक आप इसको शुरू नहीं करेंगे तब तक हम समझेंगे नहीं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो उन्होंने दिया, पहली बात तो यह है कि शुरू हुआ हमारा कि जीरो बैलेंस से भी अकाउंट खुल सकता है। आज भी मैं आऊंगा कि 11.5 करोड़ अकाउंट में 8 करोड़ 25 लाख अकाउंट जीरो बैलेंस से चल रहे हैं। इसमें जो सुविधाएं हैं, सबसे बड़ी सुविधा थी 1 लाख का दुर्घटना बीमा। 1 लाख का दुर्घटना बीमा जो परिवार के मुखिया को मिलेगा उसकी अकस्मात मृत्यु से, लेकिन इसको ऑपरेशन इसका या चलन उसका करेगा रुपे कार्ड। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक पेमेंट संस्था है जो सभी बैंकों ने बनाई है। उसने रुपे कार्ड इशू किया है, बनाया है। जैसे कि आप एटीएम कार्ड की बात करते हैं, एटीएम हमेशा वीजा या मास्टर कार्ड का, जो अमेरिका की कंपनी है, ये रुपे कार्ड जो है ये भारतीय रूप है एटीएम का। अच्छा। और उस कंपनी ने बोला है असल में हम लोगों का जो दायित्व है वो ये है कि लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना, खाता खोलने से नहीं था जी। और ये हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम इन जो 8.5 या 8.25 करोड़ जो खाते हैं जो जीरो बैलेंस वाले, उनको कैसे चलाएं। अच्छा। और जो 1 लाख की भी जो दुर्घटना बीमा है वो उस आदमी को मिलेगी जिसने पिछले 45 दिन में उस रुपए कार्ड को एटीएम मशीन में स्वाइप किया हो। स्वाइप का मतलब होता है उसमें से पैसे निकाले हों। तो एक तो पहला ये है। दूसरा है कि जो आदमी लगातार 6 महीने तक संतोषजनक खाते को चलाएगा उसको 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलेगी। तीसरा है उसको 30,000 रुपए का जीवन बीमा भी मिलेगा। वो 3 सुविधाएं बहुत बड़ी सुविधाएं हैं जो बैंकों से, लोगों को बैंकों से जोड़ने के लिए हमने उन्हें ये प्रोत्साहन दिया है। लेकिन सबसे बड़ी जो मैंने बात बताई कि हमारा भी, पब्लिक का भी, और हम सब जो मीडिया से जुड़े हैं लोग, उनसे हमारा ये अनुरोध है कि इस चीज को लोगों तक पहुंचाएं कि जीरो बैलेंस का मतलब खाता खुल गया है, लेकिन आपको जो सुविधाएं हैं, जो बेनिफिट हैं, वो तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो खाते को आप चलाएंगे नहीं। और मकसद भी बैंकों से जुड़ने का मतलब बैंकों में खाते का संचालन करना है। बिल्कुल सर, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, कृषि पर आधारित है। हरित क्रांति के बाद, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद कृषि के क्षेत्र में जो आधुनिकता का समावेश हुआ या उसको लाने की जो बात की गई,
कृषि को, एग्रीकल्चर को बिल्कुल आधुनिक उपकरणों से और औजारों से लैस करके उसे एडवांस बनाना और फिर आधुनिक टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल करने पे चर्चा हुई। तो इस दिशा में बैंकों ने एग्रीकल्चर को कितना इन्फ्लुएंस किया है? देखिए, जो आपका पहला प्रश्न था बैंकों की भूमिका, जी, राष्ट्रीयकरण बैंकों का, जी, राष्ट्रीयकरण भी कृषि क्षेत्र में बैंकों का ऋण पहुंचने का एक माध्यम था। जो हमने लीड बैंक स्कीम का बात किया वो उसमें एग्रीकल्चर मेन रहा। ये जो हरित क्रांति की बात की, 1960 के दशक में हरित क्रांति आई और 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उस दिन से हमने, जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं कि आपका जो भी ऋण होगा उसका 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को जाएगा और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 25% हिस्सा, नहीं 40 का 40% आप बोलोगे, 18% जो बनता है वो कृषि के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अच्छा। तो हमारा जितना भी आज की तारीख में ऋण है, आज की डेट में भारत में जो व्यावसायिक बैंक हैं उनका 86 लाख करोड़ का जमा राशि है और तकरीबन 68 लाख करोड़ के ऋण राशियां हैं। उसका 18% हिस्सा एग्रीकल्चर को जाना चाहिए। आप इससे ही सहमत होंगे कि कितना बड़ा हिस्सा हम खेतीबाड़ी के ऋणों के लिए दे रहे हैं। तो जितनी भी स्कीमें हैं मतलब इनकी खेतीबाड़ी के लिए, कृषि उपकरण जिसको हम बोलते हैं, माइनर इरिगेशन जिसको हम लघु सिंचाई बोलते हैं, किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जो 1993-94 से शुरू हुए, आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए हैं कि जैसे किसी हम व्यवसायी को हम कैश क्रेडिट देते हैं ऐसे ही किसान को भी किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं, जिसमें वो अपनी खेती और अखेती मतलब खेती के बाहर की सुविधाओं के लिए भी वो ऋण लेता है। हाँ, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक हम इन्वेस्टमेंट ऋण जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट लोन नहीं बढ़ाएंगे तब तक कृषि में आधारभूत सुविधाएं नहीं बढ़ेंगी। उसके लिए बैंक प्रयासरत हैं कि हम किसानों को माइनर इरिगेशन और फार्म इम्प्लीमेंट्स और जो कृषि की जो उपजाऊ जमीन है उसको हम इम्प्रूवमेंट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऋण दें और किसान उसके लिए जागरूक हों। सर, बीच का एक दौर था जो आर्थिक मंदी का दौर था और पूरी दुनिया को इस आर्थिक मंदी ने अपनी चपेट में ले लिया था और अमेरिका, इंग्लैंड और भी तमाम यूरोपीय देश जो बड़े देश हैं, बड़ी ताकत है उनके पास, वो आर्थिक शक्तियां भी हैं, वहां की भी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। लेकिन हमारे भारतवर्ष में आखिर जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें ऐसी क्या विशेषता है कि उसने हमारी अर्थव्यवस्था को बचा लिया और वो फिर से पटरी पर आ गई? कृपा करके भारत की जो बैंकिंग व्यवस्था है इसकी उन खूबियों पर प्रकाश डालें। आपने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था की बात की। सौभाग्य से जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आर्थिक मंदी आई उन दिनों में बैंक ऑफ इंडिया की हांगकांग शाखा में पदस्थापित था और मैंने वो बहुत नजदीक से देखा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतवर्ष में हमारी जो ऋण दिया जाता है वो कैश फ्लो बेस्ड दिया जाता है। अच्छा। इनकम बेस्ड दिया जाता है। सिक्योरिटी का महत्व बाद में होता है। अच्छा। जो प्रतिभूति है, जो विकसित देश हैं वहां पे सिक्योरिटी ओरिएंटेड लैंडिंग है। माने कि मेरी अगर इनकम 1000 रुपए है तो मेरी इंस्टॉलमेंट भी 1000 रुपए हो सकती है। उसका बेस रहेगा कि मैं कितनी सिक्योरिटी दे रहा हूं। सिक्योरिटी जैसे कि आप समझते हैं कि प्रॉपर्टी, ऐसा समझा जाता है कि प्रॉपर्टी हमेशा एप्रिशिएट करेगी जी। लेकिन कितनी करेगी? और जो बाहर के लोग थे, एक आपने जो आर्थिक मंदी में एक बहुत बड़ा शब्द बार बार आता था, सब प्राइम लैंडिंग। सब प्राइम का मतलब उस आदमी को लोन देना जो उस लोन के योग्य नहीं है। अच्छा। वो सबसे बड़ा वो था। और तीसरी बात यह है जो भारतवर्ष में अभी तक नहीं आई है कि एक जो ऋण होता है उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट के किसी दूसरी संस्था को दे देना उसकी, और वो संस्था उस ऋण को बॉन्ड्स के रूप में सारी पब्लिक को बांट देगा। तो जो बेस होता है वो बेस ऋण होता है। जब वो ऋण डिफॉल्ट करेगा तो जितने भी वो उसके हिस्से बनाए हैं हमने, उसको सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं, वो बहुत बड़ा प्रचलित था वहां पे। और उसने क्या किया कि जब बेसिक जो होम लोन का डिफॉल्ट हुआ
तो वो आगे जाकर के जो भी उसके बॉन्ड के इन्वेस्टर थे, बॉन्ड होल्डर्स थे, उनको डिफॉल्ट हुआ और वो रेप्लिका इफेक्ट उसका हुआ। अच्छा। भारतवर्ष के जो मैंने बताया कि हम कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग करते हैं और उस लैंडिंग में हम लोग जब तक वो आदमी सक्षम नहीं है ऋण वापस करने का, वो तब तक हम उस आदमी को ऋण नहीं देते, सिक्योरिटी भले ही ज्यादा हो। तो इसलिए, और तीसरा जो हमारे बैंक, रिजर्व बैंक के जो गाइडलाइंस हैं, हालांकि अभी हम डीरेगुलेट हो रहे हैं, लेकिन जो ऋण देने की दिशा है प्रोडक्टिव सेक्टर्स को देने की, प्रोडक्टिव सेक्टर को देने की, वो रिजर्व बैंक की नीति बिल्कुल काम आई। और आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि दूसरे बैंकों के जो सेंट्रल बैंक थे, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, उन्होंने रिजर्व बैंक से आके सीखा कि आप कैसे बिल्कुल मंदी के दौरान भी और सस्टेनेबिलिटी के साथ अपने आर्थिक विकास कर रहे हैं। सर, ये भारतवर्ष में आज भी जबकि आर्थिक प्रगति हर रोज हो रही है, लेकिन जितनी तेजी से अमीरी बढ़ रही है, गरीबी भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। तो अमीरी और गरीबी के बीच एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है। गरीबी है तो स्वाभाविक है कि गरीबी के साथ साथ अशिक्षा भी होगी, अशिक्षा के साथ साथ कुपोषण भी होगा और अन्य भी कई तरह की समस्याएं आएंगी। तो गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा जैसी समस्याओं के निराकरण हेतु या इनसे लड़ने के लिए, इन बीमारियों से लड़ने के लिए कौन सी बैंकिंग सुविधाएं हैं जो मुहैया कराई जा सकती है? देखिए, मैं हर फोरम पे एक बात बोलता हूं कि बैंक घुड़सवारी और जुआ खेलना, इन दो चीजों को छोड़ के हर एक चीज के लिए ऋण देता है। और ज्यादातर जो हमने कहा आपको कि जैसे 18% ऋण जो है वो एग्रीकल्चर को जाना चाहिए, ऐसे ही 10% ऋण जो है वो समाज के कमजोर, वीकर सेक्शन उसको बोलते हैं, 10% ऋण जो है वो समाज के वीकर सेक्शन को जाना चाहिए। और वो ऋण जो है वो साल की साल हम उसको मॉनिटर करते हैं कि अगर मेरी 1 लाख करोड़ का लोन है तो 10,000 जो है वो मेरा वीकर सेक्शन को जाना चाहिए। वीकर सेक्शन में आप किसी भी तबके को ले लीजिए, रिक्शा चलाने वाला है, छोटा फार्मर, छोटा व्यवसायी, व्यवसाय तो व्यवसाय है, या विलेज एंड खादी इंडस्ट्रीज, या कुटीर उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, ये सबके लिए हम ऋण देते हैं। एक भारतवर्ष की ने 1972 में एक स्कीम चलाई थी, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, DRI स्कीम, जो समाज के बिल्कुल निचले तबके को है, जिसकी पहले सीमा 6,500 रुपए पर प्रति व्यक्ति थी। आपको ये जान के खुशी होगी कि उसमें ब्याज की दर मात्र 4% है। आज की डेट में वो 25,000 रुपए तक के ऋण 4% ब्याज की दर पे और सालाना 4% सालाना ब्याज दर पे वो ऋण हम उपलब्ध करवा रहे हैं, और जितने भी समाज के गरीब तबके हैं उनको ये ऋण दे रहे हैं। इसके बाद जो इससे बड़े लोग हैं 25 लाख तक के लिए, उसमें हम कोई भी सिक्योरिटी नहीं ले रहे हैं छोटे लोगों से, जो वो व्यवसाय कर रहा है। इससे भी ज्यादा भारतवर्ष में, ताकि क्योंकि बैंक असल में प्रॉफिट भी उनका एक, प्रॉफिट कमाना भी उनका एक ध्येय है सामाजिक उत्थान के साथ साथ। तो हमारे अगर ऋण खराब होते हैं तो उसका क्या हमें अल्टरनेट है, तो उसके लिए CGTMSE के माध्यम से 1 करोड़ तक के ऋण SME के लिए हम बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के देते हैं। तो बैंकों के पास सभी स्कीमें हैं जिससे समाज के छोटे से छोटे तबके से लेकर बड़े से बड़े तबके तक के ऋण जो हैं वो आसान शर्तों पे और बहुत ही कम ब्याज पे मुहैया करवाए जा रहे हैं। सर, क्या आप मानते हैं कि इन सुविधाओं को हासिल करने के लिए जो नियमों की जटिलताएं हैं, जिसके कारण एक आम आदमी को बार बार बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता है, शिक्षा ऋण चाहिए तो भी 6 महीने साल भर लग जाते हैं दौड़ते दौड़ते, तो इन नियमों में कुछ शिथिलता लाने की जरूरत है, इसको और पारदर्शी बनाने की जरूरत है? देखिए, आप सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ ये प्रोग्राम किया। मैं खुद से ये समझता हूं कि बैंक के जितने भी मतलब स्कीमें हैं, उनकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो बहुत सरल हैं। बहुत बार ये जो फॉर्मेलिटीज हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं वो साधारण न्यूज़पेपरों पे भी आती हैं, और वो हमारे जो बैंकों के कर्मचारी हैं वो भी, और जो हमारा समाज है, ये जो समाज के लोग हैं, उनको भी उनके लिए जागरूकता होनी चाहिए। तो अगर जागरूकता है, अगर किसी प्रबंधक को या किसी पब्लिक के आदमी को स्कीमों का ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान देना, जैसे कि अभी बहुत सी चर्चा हो रही है कि ये जो विषय है बहुत आजकल जोरों से चर्चा चल रही है कि स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं आएगी
तब तक हम लोग अपने जो हमारे राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनको हम भोग नहीं सकेंगे। तो जितनी भी हमारी देखिए स्कीमें हैं वो टेलर मेड स्कीमें हैं। मतलब किसी का भी बच्चा अगर कॉलेज में पढ़ता है, उसको एडमिशन मिली है और उसके पास एडमिशन मिलने का प्रूफ है, तो कोई वजह नहीं है कि उसको बैंक से ऋण नहीं मिले। सिंपल है। लेकिन होता क्या है कि वो अभी एडमिशन लेगा, क्यों बार बार आएगा, साहब एडमिशन में ले लूंगा, लोन का एप्लीकेशन बैंक में पहुंच गया, पेपर उसके कंप्लीट नहीं होते हैं। और ये स्वाभाविक है कि हर चीज में रिस्क है। तो हमारा जैसे समाज में या कोई भी व्यवसायी है, वो हर आदमी उतना रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे जब तक पेपर कंप्लीट नहीं होते हैं तो तब तक वो हमारे प्रबंधक जो हैं उनको भी लगता है कि जब ये पेपर नहीं होंगे तो मैं क्या करूं। तो पेपर मींस बेसिक पेपर वही है कि जैसे उसको शिक्षा के लिए कहां एडमिशन मिली है, वो एडमिशन का प्रूफ, और जो बाकी हमारे केवाईसी है, कहां रहने वाला है, उसका पहचान पत्र क्या है, उसका घर का एड्रेस क्या है, वो सब पे, और कहां उसको एडमिशन मिली, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है जी। और उसमें 4 लाख का तक का ऋण, कोई गारंटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। 7.5 लाख का ऋण गारंटी पे मिलेगा। 7.5 लाख से ऊपर जितना ऋण है उतने के बराबर की हमें कोलैटरल सिक्योरिटी रहनी है। अच्छा, अभी सर किसानों की बात हो रही थी, ये जो केसीसी है उसे प्राप्त करने के लिए अर्हता क्या है, उसके लिए पात्रताएं क्या होनी चाहिए? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत ही सरल एक स्कीम है। बैंकों ने उसका जो जब ये बनी थी तो उसमें भी था, ये अंग्रेजी में बोला था, हैसल फ्री क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू द फार्मर्स। तो जो कृषि ऋण, वैसे भी खास करके फसली कर्जा, किसी भी किसान को जो किसान हो जिसके नाम से खेती योग्य जमीन हो, पहला वो होता है। दूसरा, जो किसी की खेती बटाई पे करता हो, और तीसरा ये बटाई का मतलब बटाई पे करता हो, उसका कोई करारनामा हो। इससे भी आगे बैंक बढ़े हैं कि अगर ओरल लीज हो, ओरल मतलब दोनों का आपस में ही वो हो कि हाँ आपकी 2 एकड़ जमीन मैं बिजाई करूंगा, तो भी बैंक ऋण देते हैं। अच्छा। अभी हुआ कि देखिए कौन उसका मालिकाना हक किसका है, वो हमारी जो लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट है उससे निर्धारित होता है। और तीसरा कि उसकी रेंटर सीट अप टू डेट है, और उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी जो है, जिसमें बैंकर्स होते हैं, खेतीबाड़ी विभाग के लोग होते हैं और प्रशासन के लोग होते हैं, वो तय करते हैं कि इस जिला में 1 एकड़ में कितना खर्चा होता है, उसको हम स्केल ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। उसके हिसाब से जितने एकड़ में वो खेती कर रहा है उसको उससे गुणा करके कितना उसकी एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से बैंक ऋण तय करते हैं। और 1 लाख तक के ऋण के लिए कोई भी जमीन बंधक नहीं रखनी होती है। अच्छा। अभी थोड़ी सी आपको और वो बोलें कि सभी स्टेट्स में, क्योंकि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका कंप्यूटराइजेशन नहीं हो रहा है, तो हमारी कुछ जो स्टेट है उनमें ये समस्या है कि लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं होने की वजह से अगर आपके नाम से वो जमीन नहीं चढ़ी है तो आप उसके मालिकाना हक आपका नहीं है। और वो अगर 10, 15, 20 साल तक जो भी मालिक था उसके, उनकी अगर मृत्यु हो गई है, तो ये बैंक वालों को क्रिस्टलाइज करना कि इसके नाम से कितनी जमीन है, उसमें असुविधाएं आ रही हैं। बहुत से जो राज्य हैं वो इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, उनको ये जो हम एलपीसी और ये चीजें मांगते हैं वो भी मांगने की जरूरत नहीं है। हम भी इस दिशा में बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में लगता है सभी राज्य इसमें पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हो जाएंगे और बैंक वालों को भी और किसानों को भी ऋण लेने में सुविधा होगी। समाज को शिक्षित करने की दिशा में, क्योंकि आज भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो शिक्षा की मुख्य धारा से कटा हुआ है, तो समाज को प्रशिक्षित करने की दिशा में सही एजुकेशन और उसका सही एकेडमिक्स हो, इस दिशा में क्या कुछ किया जा सकता है बैंकों के द्वारा? देखिए, बैंक जो है, जो पहले अभी तक हम समाज के निचले तबके की बात कर रहे थे जी, सबसे बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बैंक जो है वो आधारभूत जो सुविधाएं उनके लिए ऋण दे रहे हैं, उसमें कॉलेज, स्कूल जो भी बन रहे हैं उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं, लेकिन प्रायोरिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ऋण मुहैया करवा रहे हैं। अच्छा। कृषि एजुकेशन लोन की तो हमने बात कर ली कि मेरे हिसाब से, मेरी अपनी सर्विस में, मुझे नहीं लगता कि जो कोई बच्चा अगर हमारे सामने आया तो उसको एजुकेशन लोन नहीं मिला हो। बात वहीं पे आ रही है कि जागरूकता दोनों तरफ से लाने की आवश्यकता है, अभिभावकों की तरफ से भी, विद्यार्थी की तरफ से भी और बैंकर की तरफ से भी।
तो ये जो हमने बताया कि स्कूल कॉलेज जो है अभी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया भारत सरकार ने, और उसके लिए हम बैंक जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे लोन दे रहे हैं। अच्छा सर, आप का लंबा सेवा काल रहा और इस लंबी सेवावधि में आपने विभिन्न राज्यों को अपनी सेवाएं दी, फिर आप बैंकिंग प्रबंधन से जुड़े, तो इतने लंबे सेवा काल का आपका अनुभव कैसा रहा और कौन कौन सी चुनौतियां आईं और फिर उन चुनौतियों का आपने कैसे सामना किया? अगर संक्षेप में ये बताएं तो बेहतर होगा। देखिए, जैसे मेरे टोपी से लग रहा है, मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। एमएससी करने के बाद 1985 में मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में बैंक ऑफ इंडिया में पद स्थापित हुआ। पहली मेरी पोस्टिंग पंजाब में थी। 3-4 शाखाओं में काम करने के बाद मैं दूसरी हिमाचल में मैंने अपने गृह राज्य में प्रबंधक के रूप में 2-3 शाखाओं में काम किया। उसके बाद अभी जो झारखंड बन गया है उसमें ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर में मैंने 5 साल तक नौकरी की। उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ में मैं जो बैंक में तरह तरह के ऋण होते हैं, बड़े ऋण, छोटे ऋण, 6 साल तक मैं बड़े ऋण में, जिसमें हम 1 करोड़ से ऊपर के ही ऋण संभालते थे, उस पे मैंने काम किया। उसके बाद सौभाग्य से मुझे ओवरसीज पोस्टिंग मिल गई। ओवरसीज पोस्टिंग में मैं हांगकांग गया। वहां पे वही जो हमने बात बताई कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग को जानने की कोशिश मिला। उसके बाद मैं बॉम्बे में आया, बैंक ऑफ इंडिया की ट्रेजरी में मैंने काम किया, जहां पे सारे पैसे का रखरखाव होता है। और वहां से घूमता हुआ 4 साल के बाद मैं यहाँ पे आंचलिक प्रबंधक के रूप में आया। मुझे गरीब लोगों की सेवा करने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो अमीर हैं वो तो स्ट्रक्चर्ड वे में बैंक में आते हैं, उनको बैंकिंग मालूम है, उनको ये भी मालूम है कि उनका ऋण कैसे होगा, और वो कागज पेपर पेन मतलब जो फॉर्मेलिटीज है उनको हमसे ज्यादा जानते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत है जो आदमी अशिक्षित है या जो समझता नहीं है, जिसको हमें समझाने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। वहां पे मुझे नौकरी करने में बहुत अच्छा लगा। पहला मेरा अनुभव झारखंड का रहा और दूसरा अनुभव मुजफ्फरपुर का रहा। इसमें मैं बहुत संतुष्ट हूं कि मैंने लोगों की सेवा करने में कुछ अपनी तरफ से सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ी हुई कई सटीक जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने इसको गौर से सुना और इसका भविष्य में भी वो लाभ उठाएंगे, और आपने जो संदेश दिए, सुझाव दिए, उस पर अमल करेंगे। आप स्टूडियो में आए, आपने अपना समय निकाला और हमें महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे शेयर की। इसके लिए आपका शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, और दूरदर्शन वालों का भी धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे आप लोगों से रूबरू होकर। धन्यवाद।